गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 29 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप पर बैन लगा दिया है? भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी, यानी जो हमारी सॉवरेनिटी है उसके विरोध में ये एप्लीकेशंस काम कर रहे थे, हमारी एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 59 जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनको बैन किया गया था। इसके अलावा और भी जो है चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन कर दिए गए। इनकी संख्या कितनी है अब जो फिर से बैन किए गए हैं? ऑप्शन है 23, 47, 55 या 65। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 47। देखिए, ये जो 47 एप्लीकेशन हमने फिर से जो बैन किए हैं दोबारा से, ये कोई अलग से नहीं है। एक्चुअल में क्या था, ये जो पहले हमने जो एप्लीकेशन बैन किए थे 59, उन्हीं के ये क्लोन थे। जैसे टिकटॉक को हमने बैन कर दिया, तो अब टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक का जो लाइट वर्जन था वो अब भी चल रहा था, टिकटॉक लाइट करके, तो वो अब भी चल रहा था। तो अब हमने टिकटॉक लाइट को भी बैन कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जो 47 ऐप है इनको हमने बैन कर दिया है, आप देख सकते हो। भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के 47 और ऐप पर बैन लगा दिया है। ये सभी ऐप पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देखें। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस हैं, इसके अलावा जो टेरर फंडिंग होती है, जो आतंकवादी जिस फंड का इस्तेमाल करते हैं वो उनके पास कैसे पहुंचता है, कौन पहुंचाता है, इसकी जो जांच चल रही थी, इसकी जांच को अभी हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। कारण क्या है पोस्टपोन करने का? तो सीधा सा कारण है कोरोना वायरस। तो ऐसे में हमने उसे बैन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कब तक बैन कर दिया है, या बैन करने से मतलब उसे रोक दिया है कुछ दिन के लिए। तो कब तक के लिए हमने इसे रोक दिया है? ऑप्शन है 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक या 2024 तक। सही जवाब है इसका 2021 तक। 2021 तक हमने इसे रोक दिया है, टाल दिया है। भारत में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक टाल दिया गया है। AFTF के विशेषज्ञ सितंबर अक्टूबर में भारत आकर इन कदमों की समीक्षा करने वाले थे, लेकिन अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया में, ये प्रश्न है। ऑप्शन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों दोनों। ये दोनों ही दिवस हम लोग 28 जुलाई को मनाते हैं। आप देख सकते हैं व्याख्या में 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 28 जुलाई को एक दिवस और होता है जिसे हम कहते हैं वन महोत्सव दिवस। ध्यान रखना, ठीक है। तो मुख्य रूप से 28 जुलाई को 3 दिवस हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस तथा वन महोत्सव दिवस। ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? अभी कौन सा लीग शुरू हो गया है जो कि 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा उसके क्वालिफायर के तौर पर है, यानी जब आप इसको पास कर लोगे तभी वर्ल्ड कप में जा पाओगे, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन है इंडिया सुपर लीग, ओवर सुपर लीग, एक दिवसीय सुपर लीग या T20 सुपर लीग। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों एक दिवसीय सुपर लीग। यानी अगर जो भी देश 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप को खेलना चाहता है तो उसको इस सुपर लीग को पास करना ही होगा। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप
वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाओगे क्योंकि ये क्वालिफायर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है, जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इस लीग का उद्देश्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पेंटानल में दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि की संख्या है, यह किस देश में स्थित है? ये सवाल विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपकमिंग एग्जाम चाहे वो BEO हो, चाहे RO हो, चाहे इसके अलावा UKSSC हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि, ठीक है, की संख्या जो है पेंटानल में है। अब ये पेंटानल कहाँ पड़ता है, ये है सवाल। आर्द्र भूमि क्या होती है, तो हम एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में ऑलरेडी बना चुके हैं। आर्द्र भूमियाँ क्या है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। अगर आपको नहीं पता है, आर्द्र भूमि इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। अगर आपको नहीं पता है कि ये वेटलैंड क्या होते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके इसको देख सकते हो, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। लेटेस्ट है ये कि आर्द्र भूमि क्या होती हैं, भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं और इनका महत्व क्या है, ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। बात करते हैं प्रश्न की, तो बात करें अगर पेंटानल की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि की संख्या है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के पेंटानल में दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि की संख्या है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील से पराग्वे और बोलीविया में है। यहाँ जैव विविधता का प्रचुर भंडार मिलता है, ठीक। ब्राज़ील की हम बात करें तो ब्राज़ील एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, भूमध्य रेखा इससे होकर के जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है जैव विविधता सामान्य रूप से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि भूमध्य जो रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस क्रम में ध्यान रखेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने, यहाँ पर बात हो रही है FAO की, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। रैंकिंग है भारत की तीसरी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों की वृद्धि शीर्ष 10 देशों में शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि एक दशक में जो वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, तो जो टॉप 10 वृद्धि करने वाले देश हैं उसमें हमारा स्थान तीसरा है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ऑप्शन है सुंदरम पिल्लई, वी कृष्णराजन अय्यर, राजशेखर या कन्नन CS वारियर। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों कन्नन CS वारियर, ऑप्शन डी। भारतीय वैज्ञानिक कन्नन CS वारियर को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा गठित किया गया है, जो भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। तो ध्यान रखना, वानिकी मतलब जो वनों से संबंधित क्षेत्र हैं उनको हम वानिकी कहते हैं, ठीक है। तो वानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है भारतीय वैज्ञानिक कन्नन CS वारियर को, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने KVIC की किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया है? 100 इलेक्ट्रिक पहिए। देखो अब ये इलेक्ट्रिक पहिए किस तरीके के हैं ये जान लो पहले। तो ये अब इलेक्ट्रिक पहिए हैं तो बिजली से चलेंगे, लेकिन ये पहिए आप उस सेंस में डालें कि आप इन्हें अपनी गाड़ी या कार में लगा लो तो फिर कार भी वैसे ही भागेगी, है ना।
ये इलेक्ट्रिक पहिए का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चाक, चाक समझते हैं? चाक क्या होता है? चाक विद्यार्थियों एक ऐसा पहिया होता है जिस पर कुम्हार अपने हाथों की सहायता से मिट्टी को आकार देता है और बहुत सारे बर्तन बनाता है। अब जो चाक होता है उसको कुम्हार अपने हाथों की सहायता से घुमाता है, उसमें एनर्जी खर्च होती है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक चाक है, एक बार लगा दो वो घूमता रहेगा, आप फिर आसानी से जो है उसमें काम कर सकते हो जितना चाहो उतना, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक चाक है बेसिकली। अब किस योजना के अंतर्गत दिया गया ये है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है किसान संपदा योजना, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना या पीएम स्वनिधि योजना। तो ये इसका जवाब अब आसान हो गया, चाक की बात हो रही है तो फिर दिया गया है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसके अंतर्गत 100 इलेक्ट्रॉनिक कुम्हार पहियों का वितरण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चाक है, बिजली चलेगा बढ़िया आराम से, आप एक बार ऑन कर दो और फिर आराम से इस पर काम करते रहो, बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है, ये कहाँ के हैं मतलब ये पूछ रहा है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या जापान। तो ये चीन के हैं, ध्यान रखिएगा। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है। यही नहीं, यिन वेई का भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी भी हो गई हैं, ठीक है। यानी जो खेल मंत्रालय है उसने ये जो चीनी कोच हैं इनको भारत में रहने के लिए बोला है, यानी इनका अनुबंध आगे बढ़ा दिया है कि आप हमारे साथ काम करती रहिए। तो इस काम के लिए ये राजी भी हो गई हैं भारत में रहने के लिए कि चलिए ठीक है हम आगे काम करते रहेंगे। चलिए आगे देखें। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता किया है? कौन सा स्टेट है जिसने रोपड़ में जो आईआईटी है उसके साथ जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेकर एक मेमो साइन किया है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, पंजाब या कर्नाटक। तो रोपड़ कहाँ पर है अगर आपको पता है तो फिर आप इसका जवाब आसानी से कर पाओगे। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों पंजाब। चलिए, आईआईटी रोपड़ राज्य को आईटीआई और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। आईआईटी सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। तो आईआईटी रोपड़ जो है वो क्या करेगा, राज्य को आईटीआई और पॉलिटेक्निक बनाने में सहायता करेगा। इसके अलावा चूँकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है तो वहाँ पर पानी की सिंचाई के दौरान पानी कम से कम कैसे बर्बाद हो इसकी दिशा में भी वो काम करने वाला है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 29 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।